Hello, this is Unit 26 of Block 7. The topics that are to be covered are concept and aims of education, contemporary concerns and challenges to education, education and awareness. मेन जो हमारा फोकस है वो है एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन क्या चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट और एम्स। एजुकेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है, एजुकेयर करके था इसका मतलब। और इसके दो मतलब होते थे कि एक तो अपने पोटेंशियल को जगाना, एक बढ़ना, आगे बढ़ना। अब इसका मतलब ये है कि हमें पता चलना, नॉलेज एक्वायर करना, हर तरह की नॉलेज एक्वायर करना। उसके लिए कोई जरिया है। वो जरिया क्या है? इंसान पैदा होता है, आसपास की चीज़ें देखता है, धीरे धीरे उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले माँ को देखेगा, बाप को देखेगा, खेलने की चीज़ें देखेगा, आस पड़ोस के और लोगों को देखेगा, धीरे धीरे देख बढ़ना शुरू होता है। फिर वो भाषा सीखनी शुरू करता है। घर में जो जो भाषा बोली जाती है वो धीरे धीरे वो समझना शुरू हो जाता है, वर्ड बनाना सीखता है। नर्सरी केजी में फर्स्ट में ABCD क ख ग ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये क्यों सिखाई जाती है? कि वो भाषा सीखे। तो यानी कि भाषा एक माध्यम हो गया दुनिया के साथ में, सोसाइटी के साथ में कम्युनिकेट करने का, कि हम यहाँ पर है, यहाँ से हम अपने विचार वहाँ तक इस माध्यम से पहुँचा सकते हैं, हम जो विचार इस तरीके से लिख सकते हैं। भाषा ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे जरूरी एजुकेशन में है भाषा सीखना पड़ता है। तो एक भाषा के बाद में कई भाषा और भी सीख सकता है आदमी, वो उसकी अपनी उसकी इंटेलिजेंस है, अपनी उसकी मेहनत है। भाषा से शुरू होता है, फिर उसके बाद वो अपना मैथ्स भी सीख सकता है। ABCD के बाद में अपना 1 2 3 नंबर्स पर आ सकता है, कैलकुलेशंस पर आ सकता है, और भी कई चीज़ों के पर आ सकता है। अभी एजुकेशन का भी इवोल्यूशन हुआ है। जो पहले मैंने बताया कि इंसान की डेवलपमेंट कैसे हुई है। वो पहले जंगलों में रहता था, जंगल में से पहले ऊपर फल फ्रूट खाता था, या कुछ और कोई कंदमूल कुछ मिल जाए, पत्ते मिल गए, इनको खाता था। उसकी कमी हुई तो धीरे धीरे उसने शिकार करना शुरू कर दिया, मांस मछली खानी शुरू कर दी, और धीरे धीरे उसने घर बनाना सीखा। उसका विकास होता गया, वो जानता गया, उसमें नॉलेज आ रही है, ये टूल्स बन रहे हैं, ये हथियार है, इससे हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, इससे हम शिकार कर सकते हैं, इससे हम घर बना सकते हैं, इससे हम खेती कर सकते हैं, इससे हम हल जोत सकते हैं, इससे बैलगाड़ी बना सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करते करते कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, हवाई जहाज आ गया, सब कुछ हो गया, टेलीफोन का आविष्कार हो गया, कंप्यूटर आ गया, सब कुछ हो गया, जिससे कि उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। अब एजुकेशन जो है वो किस तरह की हो? पहले तो बेसिक तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आप भाषा को समझो। जो भाषा जहाँ पर आप रहते हो उधर की क्या भाषा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज कौन सी है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है। इनमें से आके पहले तो चौथी पांचवी तक तो आपका भाषा के ऊपर ही जो रहता है, थोड़ा बहुत साइंस के ऊपर होता है, थोड़ा बहुत मैथ्स के ऊपर होता है, उनकी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। पर वो चाहते हैं कि भाषा में आप पक्के हो जाओ। 5वीं से 10वीं के बीच में आदमी की थोड़ी सी दूसरी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश होती है, साइंस की भी, मैथ्स की भी, और सोशल साइंस की भी। फिर 11वीं से 12वीं में उनका टेस्ट होता है कि ये प्रोफेशनली किस में जा सकते हैं, उनके ऊपर जोर होता है। साइंस स्ट्रीम अलग होती है, उसको अलग से पढ़ा जाता है, कॉमर्स अलग होती है, आर्ट्स अलग होती है, अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। साइंस वाले बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या किसी और ऐसी फील्ड में जाएंगे जो उससे रिलेटेड हो, टेक्निकल फील्ड हो सकती है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कमर्शियल फील्ड में जाएंगे, अपना बिजनेस का काम करेंगे, मार्केट्स का काम करेंगे, MBA कर सकते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। आर्ट्स के बच्चे जो है वो ऐसे फिलोसफी की तरफ जा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा सकते हैं, सोशियोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, और भी कई ऐसी तरह के फील्ड है जिसमें जा सकते हैं। तो एजुकेशन इस तरीके से आदमी को टेस्ट करता है कि उसका नीचे का बेस क्या था और ऊपर धीरे धीरे वो कैसे बढ़ रहा है। ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, इसमें फिर कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स एंड चैलेंजेस टू एजुकेशन। आजकल क्या क्या चीजें दिमाग में हैं, कंसर्न में हैं, मतलब क्या क्या चीजें के ऊपर सोचा जा रहा है और उसको क्या क्या चीज का चैलेंज है एजुकेशन को, वो देखना अभी क्या हो सकता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन अभी क्या चल रही है, हाँ हमारी अवेयरनेस कैसी, मालूम पढ़ा तो रहे हैं कि हमने ग्रेजुएट कर दिया आदमी को, पर उसके बारे में उसे पता ही नहीं है। पढ़ा हम ट्रेडिशनल तरीके से रहे हैं, जहाँ से 50 साल पहले पढ़ाया था वो भी आदि पढ़ाया जा रहा है, मगर आजकल कंप्यूटर सामने आ चुका है, तरक्की इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उससे जब तक जोड़ा नहीं जाएगा तब तक पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। दिमाग भी उस तरफ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए एजुकेशन और अवेयरनेस साथ साथ में चले, ये नहीं कि दोनों अलग अलग जगह पर। तो उससे तो इंटरेस्ट भी आता है। अगर आपको मोबाइल के बारे में बताया जाए कि मोबाइल ऐसे चलता है, इससे ये उस पर से ये फैसिलिटी होती है और उसका यूज़ भी एजुकेशन में हो, तो बच्चे बड़े खुश होकर उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, नए नए अपने कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, इंटरनेट से भी निकाल के लाएंगे कुछ ना कुछ। और वो कहा नहीं ये गलत बात है, गंदी बात है, इसको नहीं करना चाहिए, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, तो बच्चे चोरी से करेंगे। बच्चे मन होता है इंक्विजिटिव, उसके उनमें उत्सुकता होती है कुछ ना कुछ नया जानने के लिए, और सबसे ज़्यादा नहीं जानने के लिए चीज़ें यही है दुनिया में, मोबाइल फोन्स, और वो भी एप्लीकेशन वाला फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो। कई बार आप लोगों को नहीं पता चलता, बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह पता होता है कि इसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए। उनको ये नहीं पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है, तो उन्हें ये बताया कि अगले से चैटिंग कैसे करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेजने हैं, ये उनकी अवेयरनेस है। तो अगर उस चीज को यूटिलाइज करते हुए आपका एजुकेशन भी हो तो वो एक सही दिशा में जाने की बात होती है। तो एजुकेशन उस हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे हमें अपना ठीक तरह से सोच के एक उसको उसकी कोडिफिकेशन करने की जरूरत है और उसकी पूरा ध्यान देने की भी जरूरत है। Concept and aims of education. Education is as old as human civilization. Education इतनी पुरानी है जितना कि human civilization. Human civilization. Human मतलब human being, इंसान। Civilization क्या है कि जब से वो civilized हुआ है, जबकि उसने अपनी सिटीज बनानी शुरू करी है, अपना रहना शुरू करा है, रहना सहना शुरू करा है। बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन बनी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि आदमी सभ्य होना सीखा है, रहना शुरू करा उसने एक जगह, आसपास के लोगों के साथ में व्यवहार करना शुरू करा ठीक ढंग से, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में जाना है, वो उतना पुराना है। मतलब एजुकेशन हमारी वहां से शुरू हुई है। ये तो यहाँ बताता मैं कहता हूँ हमारी एजुकेशन तब से शुरू हो गई जब से इंसान की उत्पत्ति हुई। जैसे पता था कि भाई मैं ये खा रहा हूँ, इसके मुझे ये औजार की जरूरत पड़ी, पत्थर से मारना है, कैसे जानवर को मारा जाए, उसको पत्ते को कैसे तोड़ा जाए, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। धीरे धीरे उस चीज से बंदा आगे आना शुरू हो गया। मगर तब तक ये चीज सामने नहीं आती, तब तक आदमी तरक्की भी नहीं कर सकता था। तरक्की के लिए सारी चीजों की बहुत सी जरूरत है। ज्यादा से वो सीखता गया, वो अपने आप को आगे सेटल करता गया, और वही वो एजुकेट हो रहा था। जो उसका आगे बच्चा आया वो उन सारी चीजों को जान चुका था, बचपन से ही जान जाता था, फिर वो आगे बढ़ के और उसमें तरक्की करता था। ऐसे कर करके वो आगे काफी बढ़ता गया।
और आज ये ऐसा मौका है कि आज लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले ही उनके कैरियर डिसाइड हो जाते हैं कि उनको ये बनाना है, उनको ये बनाना है। लोग आजकल इतने ज़्यादा अपने बच्चों के लिए कॉन्शियस हैं कि उनके लिए ट्यूशन्स लगा देते हैं। नर्सरी केजी में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन लगाया जाता है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, अमीर से अमीर आदमी के बात ही छोड़ो। तो ये आजकल कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आदमी को किसी पर्टिकुलर फील्ड में डालना, बेस्ट करना है, तो दूसरों से अच्छा होना चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस भी आ गई। Its scope is so wide that it is debatable if there can be any fixed parameters within which the concept of education can be found. इसका स्कोप यानी कि इसका एरिया इतना बड़ा है कि ये कहना मुश्किल होगा या ये इसकी बाउंड्रीज बनानी मुश्किल होगी। भाई एजुकेशन ये है, आप नहीं कह सकते। हर चीज में एजुकेशन। घर में जो लोग काम करते हैं वो भी एजुकेट हो रहे हैं अपने अलग अलग तरीकों से, उनकी प्लेसमेंट हो रही है, उनकी भी अवेयरनेस है। उनको पता कि इस चीज से सफाई ऐसे होती है, इस चीज से काम अच्छा ऐसे होता है, और इतनी देर काम करना चाहिए, इतनी देर काम नहीं करना चाहिए, इतना मुझे पैसा मिलना चाहिए। ये हाइजीनिक है, ये अनहाइजीनिक है, ये भी उनकी भी एजुकेशन है। खेतों में काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनकी भी एजुकेशन है कि अच्छी क्वालिटी का बीज कौन सा होता है, हाइब्रिड बीज कौन सा होता है, उसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, कीटनाशक दवा कौन कौन सी होती है, कब छिड़कनी चाहिए, पानी कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, उसमें पानी का लेवल कितना मेंटेन रहेगा, ये भी पता चलना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इस हिसाब से सारी चीज उनकी चलती है। तो आप किसी भी चीज को देखो, एजुकेशन उसमें चाहिए। धरती पे तो है ही है, धरती अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं है। एक डिस्कवरी, एक इन्वेंशन। डिस्कवरी जो चीजें हैं उनको जानना, धरती पर है, पूरे नेचर में एग्जिस्ट करती है। और इन्वेंशन वो है कोई चीज नई बनानी जिससे हमें फायदा हो, कुछ ना कुछ उससे फैसिलिटी मिले। डेलोस in this report said that education is primarily an exceptional means of bringing about personal development and building relationships among individual groups and nations. डेलोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी चीज है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए। और इससे वो रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है कि इंडिविजुअल आपस में लोगों की, ग्रुप्स की, बड़े बड़े ग्रुप्स हो जाएं, छोटे छोटे ग्रुप्स हो जाएं, और देशों की आपस में। कि अगर एजुकेशन होगी तो आदमी की पहले सबसे पहले तो उसकी खुद की डेवलपमेंट होगी, उसका आस पड़ोस से लोगों से आदान प्रदान होगा, बातचीत होगी, बिहेवियर होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो अच्छी तरीके से हो सकता है। कोई ना कोई चीज़ नहीं देख सकता है, नहीं जान सकता है, नहीं बना सकता है। कोई ना कोई अपने अच्छे ग्रुप में, वो एक ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, और दूसरे प्रेशर ग्रुप से बात कर सकता है। एक इंटरेस्टेड ग्रुप है और दूसरे इंटरेस्टेड ग्रुप से बात कर सकता है। यहाँ के लोग वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई हो सकती है। और नेशंस की, इस देश की दूसरे देश के साथ में क्या बातचीत होनी चाहिए, किस तरीके से बातचीत होनी चाहिए, उसके बीच में भी एजुकेशन होती है। एक इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। अब इंडियन फॉरेन सर्विस जो है उनकी यही ट्रेनिंग होती है कि भाई दूसरे देशों के साथ में किस तरीके से बातचीत हो, और उनके साथ में किस तरह के एग्रीमेंट हो, कम्युनिकेशन कैसे हो, नजदीकियां कैसे बढ़े, सहूलियतें कैसे पैदा हो। तो ये चीजें हैं। लर्निंग इनटू द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में कैसे आप पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे। टू बी कैसे होने चाहिए। मतलब एजुकेशन जो है 4 हिस्सों में डिवाइड करी गई है। पहला है टू बी, कि आप कैसे हो। एक आपके लिए स्टैंडर्ड रख दिया गया कि आप इस तरह के होने चाहिए।
टू डू, कि आपको इस तरीके से करना है, आप कैसे बनो और आपको इस तरीके से आगे कैसे करना है। मान लो एक आपने इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनकर उसे क्या करना है वो बताना है। टू लर्न मतलब कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है। ऐसा क्या सीखना है कि जो भी आप चीज बनना चाहते हो उसके लिए आपको कोई ना कोई आपको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, कोई स्पेशल स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तब आप वो पोजीशन पा सकोगे। और उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको बार बार पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकते। तो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी कहा जाता है। टू लिव टुगेदर, आदमी अकेला रहने के लिए कभी पढ़ाई नहीं करता, अकेले हो के पढ़ जरूर ले, पर साथ में रहना भी वो सीखता है। पढ़ाई का भी तभी फायदा है। ग्रुप में ही पढ़ाई होती है, स्कूलों में जाता, कॉलेज में जाता, वहाँ ग्रुप में पढ़ाई होती है, तरह तरह के लोगों से आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है, इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। तो एक टीचर पढ़ाएगा आपको, तो दो टीचर पढ़ाएंगे आपको, और आप कई लोग होंगे पढ़ने वाले, आपका आपस में कम्युनिकेशन होगा। तो ये टू लिव टुगेदर। और सोसाइटी में एक हो करें, यानी कि अलग अलग हो जाए सारे, सोसाइटी को बर्बाद कर दें, ऐसा नहीं। ये लर्निंग का हिस्सा है। 4 इसे टू बी, टू डू, टू लर्न, टू लिव टुगेदर। कंटेम्पररी कंसर्न्स एंड चैलेंजेस टू एजुकेशन। आजकल जो एजुकेशन में क्या क्या कंसर्न्स चल रहे हैं, कि क्या सोच है और इसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज इसमें कवर होती है। Since the time when society realized that education is indispensable, formal agencies were set up to impart it. वो टाइम जब यह सोचा गया कि अब सोसाइटी जो है अब पक्की फॉर्म में आ गई है, इसके बगैर आदमी नहीं जी सकता। जैसे एरिस्टोटल ने कहा ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। Those who live in without society can either be beast or god। यानी कि आदमी सामाजिक प्राणी है, समाज का एक प्राणी है, और अगर वो कोई ऐसा है जो समाज में नहीं रह सकता, या तो वो एक जानवर है या वो भगवान है। भगवान के बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते, वो कहते हैं सर्वव्यापक है, सब कुछ है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ना ये कहते हैं सोसाइटी में से रहने की जरूरत है या नहीं है। जानवर जो है अकेले भी रहते हैं जरूरत के हिसाब से अपने, हालांकि उनको भी सोसाइटी की जरूरत पड़ती है, पर वो जरूरी कि अपने बराबर के हों। अगर शेर है तो उसे खाने के लिए जगह चाहिए, वहाँ भी जानवर हो, नहीं तो शेर रह नहीं पाएगा। उसके लिए रहने के लिए एनवायरमेंट हो शेर के साथ में, और उसकी भी फैमिली होती है। ऐसे जो दूसरे होते हैं जानवर, लोग झुंड में भी रहते हैं, उनका भी सोचना बड़ा मुश्किल है कि सोसाइटी के बगैर, मतलब एक जैसी सोसाइटी में ज्यादा लोग रहें वो इंसान ही है। आप खुद सोचिए कि क्या आप जंगल में अकेले रह सकते हैं? साधु महात्मा चले जाते थे तो उन्हें भी जरूरत पड़ती थी खाने पीने के लिए, उन्होंने क्या किया, कैसी तपस्या की, हमें नहीं पता, पर कितना मुश्किल वक्त है। हर कोई नहीं बन सकता साधु संत। आदमी नॉर्मल रह के सोसाइटी में ही जी सकता है और कहीं नहीं जी सकता। उसको हर चीज की जरूरत है। रहने के लिए जगह चाहिए, वो भी उसे सोसाइटी में मिलेगी। खाने पीने के लिए जो सामान चाहिए वो भी उसे सोसाइटी से ही मिलेगा, दुकानों से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, खेतों में मिलेगा। पहनने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो भी उसे सोसाइटी से मिलेगा। एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए जो उसे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, बस की चाहिए, ट्रक की चाहिए, साइकिल की चाहिए, कार की चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, ट्रेन चाहिए, वो भी उसे सोसाइटी में मिलेगी। सोसाइटी के बाद जंगलों में अवेलेबल नहीं होगी वो चीज़। उसे कोई बनाता है, कोई उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है, और उसकी जो कोई सेवा करेगा बुढ़ापे में या जवानी में या हॉस्पिटल में, वो भी सब सोसाइटी में ही मिलेगी। अकेला अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको देखने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, मर जाएगा। तो
सोसाइटी के लिए उन्होंने कहा कि जब सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पक्का हो गया तो इसमें एजुकेशन इंडिस्पेंसेबल, मतलब इसके बगैर सोसाइटी चल नहीं सकती। एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है सोसाइटी के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको सोसाइटी के तौर तरीके जानने के लिए जरूरत है, और सोसाइटी में उसका कौन सा हिस्सा बनना है ये भी जानना जरूरी है। अपने लिए खुद चूज कर सके या उसके लिए कोई और चूज करे, उसके लिए एजुकेशन ही चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसकी स्टडी चाहिए। वो किस माध्यम से दी जाती है, स्कूल से दी जाती है, कॉलेज दी जाती है, बिना उसके दी जाती है, उसे सीखना पड़ेगा, नहीं तो रह नहीं पाएगा, तो सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं बन सकता, कल को खाओ कमा नहीं पाएगा वो, और खत्म हो जाएगा। फॉर्मल एजेंसीज बस सेटअप टू इम्पॉर्टेंट, इसीलिए उसके लिए फॉर्मल एजेंसीज इंस्टीट्यूट बनने शुरू हो गए, पाठशाला स्कूल्स बनने शुरू हो गए, फिर कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बनी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस बने, प्रोफेशनल कॉलेजेस बने, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे इनका विकास होता गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट का अलग अलग चीज़ में तरक्की होती गई। Thus the society or state become involved in the field of education। ऐसे ही सोसाइटी इन्वॉल्व कर लेती है अपने आप को इस तरीके से, और स्टेट जो उससे ऊपर है वो भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसे अच्छे से अच्छे इंसान चाहिए, अच्छी से अच्छी उनकी तरक्की चाहिए, उनकी एजुकेशन चाहिए, उनसे फ़ायदा उठा सके, इसलिए स्टेट को भी चाहिए। The political and social setup of a society began to shape the goals for education। इस तरीके से जो पॉलिटिकल सोसाइटी थी और सोशल सोसाइटी थी, ये उस तरीके से अपने आप को शेप करना शुरू हो गया कि एजुकेशन को हम अपने अंडर ले लें, ताकि हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकें। पहले ज़माने में क्या होता था कि इस तरह की एजुकेशन होती थी कि वो देश के लिए ज़्यादा, वो नेशनलिज्म ज़्यादा भरते थे, राष्ट्रवाद, ताकि इस देश को प्यार करें लोग, अपने देश को अच्छा समझे, दूसरे को बुरा समझें, अपनी रेस के लिए हम अच्छे हैं और हम दूसरों पर कब्जा करके हम दूसरों का भला कर सकते हैं, ऐसे भी सोचा गया। एक वाइट मैन्स बर्डन होता था कि सफ़ेद आदमी इस दुनिया में लोगों का भला करने आया है, इसलिए वो सबको कब्जा करे पूरी दुनिया को और उनका भला करे, चर्च जाके दूसरों में फैलाए, उनका धर्म चेंज करे। तो इस तरीके से एजुकेशन थी, वो बायस्ड एजुकेशन होती है। अब कॉन्सेप्ट ऐसे आ गए हैं कि एजुकेशन बिना किसी बायस के होनी चाहिए, किसी धर्म के बारे में पढ़ाएं तो वो नॉलेज के लिए, जबरदस्ती कुछ करने के लिए ना हो। आदमी का दिमाग खुला होना चाहिए, तो कुछ भी कर सके, कैसा भी सोच सके, पता चले, अपने आप सोचे कि क्या अच्छा है क्या बुरा। कंटेम्प्रेरी कंसर्न एंड चैलेंजेस टू एजुकेशन, इसी चीज़ को हम आगे करते हैं कि आगे अब क्या चैलेंजेस आते हैं। एजुकेशन एंड द डिप्राइव्ड सेक्शंस। डिप्राइव्ड सेक्शन पहले ऐसे था कि कुछ पर्टिकुलर क्लास को ही एजुकेशन मिल सकती थी, दूसरे लोगों को स्कूल में आना, कॉलेज में आना अलाउड नहीं था। अंग्रेजों ने 1930-31 में शेड्यूल बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के नाम लिखे गए। ऐसी कास्ट और ऐसे ट्राइब्स जो सोसाइटी से दूर हैं, जिनका आम लोगों से तालमेल नहीं है, उनको दूर रखा जाता है, उन्हें खाने पीने दिया जाता है, अनटचेबिलिटी है, उनको पढ़ने अलाउ नहीं किया जाता। तो वो डिपेंड सेक्शन है। फिर वुमेन जो थी, औरतों को भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, ऐसे भी था पहले। वो चैलेंज आया तो धीरे धीरे ये चीज़ दूर हो रही है। ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में आप देखोगे लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, और जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा होती हैं। एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन से ही आदमी का जो ह्यूमन रिसोर्स है, आदमी की कैपेबिलिटी जो छुपी हुई है, जो पोटेंशियल है, जो छुपा हुआ है, वो सामने उभर के आता है, और वो उससे अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकता है सोसाइटी को, तो उससे उसकी डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स अगर आपने ठीक तरह आइडेंटिफाई कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, तो देश की तरक्की हो सकती है। जनरली में बहुत हुई थी ऐसी तरक्की। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन।
जैसे जैसे आप एजुकेट करोगे तो मॉडर्न तौर तरीके लोगों को पता चलेंगे, नई तकनीकी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी और इन्वेंशन होगी, डिस्कवरीज होंगी और मॉडर्नाइजेशन आता जाएगा। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो ताकत है सबके पास में है, लोगों के पास में है, वोट देते हैं लोग, तभी उनके रिप्रेजेंटेटिव आगे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा वोट हुई है, एक सरकार चेंज हुई है, कांग्रेस चेंज हुई है, बीजेपी आ गई है, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ में ताकत है। ताकत है लोगों के हाथ में। इस चीज़ के बाद ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले राजे महाराजा होते थे, अब वो राजे महाराजा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो कैसे आया? एजुकेशन से। उसमें ये बताया था डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं होती, एजुकेशन डेमोक्रेसी ठीक होती है कि आप ही चूज कर सकते, आप फ्री रहे सब। एजुकेशन एनवायरनमेंट, आसपास आपके क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या चीज़ क्या अच्छी हो रही है, क्या बुरी हो रही है, कहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यहाँ फ्लड आ सकता है, उसकी फोरकास्ट हो सकती है कि यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, यहाँ पर भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, यहाँ पर वोल्केनो फूट सकता है, यहाँ पर तूफान आ सकता है, यहाँ पर आंधी आ सकती है, यहाँ पर बर्फ गिर सकती है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। जैसे लोग अभी पीछे गए थे, पिछले साल की बात है, 2013 में लोग जाते तीर्थ यात्रा के लिए केदारनाथ वगैरह सारे, इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ क्या हुआ था उसका अगर कुछ पता था, लोगों ने उसका फोरकास्ट ठीक तरह से नहीं किया, एजुकेट ठीक तरह से नहीं हुआ और वहाँ चले गए। अगर इसके बारे में एजुकेशन ठीक होती, उसका फोरकास्ट ढंग से किया जा सकता होता, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ जो जहाँ पता नहीं कितने लोग मर गए हैं और लापता है अभी, वो ऐसा नहीं होता, ऐसे बचाव हो जाता उनका। एजुकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि वह उस देश के लोग कैसे सोचते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे सोचती है, उनकी मिलिट्री कैसी है, स्ट्रांग है या कमज़ोर है, उनकी क्या लेवल है, वो किस तरीके से तरक्की कर चुके हैं, हम कहाँ पर दुनिया में स्टैंड करते हैं। वो एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। एजुकेशन आती है तभी तो देश का भाव बढ़ता है कि हम इस देश के लोग हैं, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम नेशनलिस्ट हैं। वो एकता तभी तो आती है, एजुकेट हुए तभी तो भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। लोग इकट्ठे हुए थे, इससे पहले तो लोग लड़ते रहते थे आपस में। भारत को कब्जा करने से पहले भारत में राजे महाराजे होते थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, कभी एक नहीं हुए। और जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो और लोग फिर यहाँ के एजुकेट होने शुरू हुए, तो देखा भाई हम तो सारे एक हैं और वो बाहर वाले लोग तो वो हैं, तो सारे एकजुट होकर उनको बाहर हो जाओ, तो उससे नेशनलिज्म आता है। कंटेम्परेरी कंसर्न एंड चैलेंजेस टू एजुकेशन। ये कंटिन्यू करते हैं आगे। एजुकेशन एंड वैल्यूज। एजुकेशन से वैल्यू बढ़ती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, पाप पुण्य इनके बारे में आता है, बड़ों का आदर करना चाहिए ये भी आता है। एजुकेशन से सीखता आदमी, नहीं तो ये चीज़ें डेवलप हो ही ना। जब तक तो किसी को सिखाओगे नहीं बच्चों को, आगे कैसे देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे आजकल ध्यान नहीं रखते, इसका मतलब उनकी एजुकेशन उस तरफ नहीं हुई है, ढंग से नहीं हुई है। एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वैल्यूज में दिक्कत भी है कि आदमी को सोचता है, जैसे उसने कह दिया कि हमने चंदा मामा को पूजना है, पर एजुकेशन बताती है कि वो तो एक मिट्टी की ढेरी है, वहाँ पहुँच गया इंसान, पहुँच गया, उसने पैर रख दिया वहाँ पर, तो धर्म के खिलाफ होगी बात। तो इससे कई चीज़ें दूर भी होती हैं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, साइंटिफिक वे में तूफान आते हैं और भूकंप आते हैं, सब कुछ होता है, तो ये एजुकेशन से ही पता चलेगा कि ये चीज़ हो रही है। वो कहते हैं ये तो कुदरत का कहर है। तो वैल्यूज़ का भी इससे कंपेरिजन और चैलेंज है, लड़ाई है दोनों के आपस में। अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग एजुकेट हो रहे हैं उन्हें फिर नौकरियाँ भी चाहिए, उतनी नौकरियाँ होती नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का। एजुकेशन एंड द रोल ऑफ ए टीचर। अब जो एजुकेशन है वो तभी अच्छी होगी अगर टीचर अच्छा होगा। टीचर अगर टाइम पास करेगा, सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचेगा, अपने देखा पीरियड खत्म होगा तो मैं निकलूँ, तो उन बच्चों के मन में रियल एजुकेशन नहीं आ पाएगी।
जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। तो मैं इंटरेस्ट क्रिएट करना टीचर का काम है कि वो जो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके बारे में उनके मन में जगाए, तमन्ना जगाए कि वो उसको पढ़े और उसके बीच में अपनी कंट्रीब्यूशन भी दें। और वो इंटरैक्टिव सेक्शन, बच्चे भी खूब पूछें और अपने डाउट्स क्लियर करें। अब टीचर उनका एक लीडर बने जो एक दिशा में लेके जाए। एजुकेशन एंड करिकुलम कि किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए, ये अब उससे भी इसका टकराव होता है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, यह पूरी उम्र चलती रहती है, आपको कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है, कोई ना कोई नई तरक्की होती रहती है, नई चीज आती रहती है। तो यही एजुकेशन का एक चैलेंजेस ऐसा है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, क्या एजुकेशन है तो आपकी अवेयरनेस क्या चीजें होती हैं। If the aim of education is to be summed up and spelled out in one word, it can be said that education generates awareness. कहता अगर एक शब्द में कहा जाए तो एजुकेशन अवेयरनेस को जगाती है। आपको पता चलता है कि ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। नहीं तो आप पता नहीं चलेगा दुनिया में देश कितने हैं। अगर आदमी इधर धरती में पैदा हुआ है और उसे कुछ पता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, आसपास कुछ नहीं, उसे पता चलेगा यही जगह है। उसको ये नहीं पता होगा कि दिल्ली के अलावा और भी कोई जगह है। होता है ये भी ना पता चले दिल्ली है और टीवी भी ना देखे, उसे बोलना भी ना है। बोलना आएगा, पढ़ना आएगा, धीरे धीरे सीखता जाएगा, देखता जाएगा, टीवी को भी देखेगा, उसका बाहर घूमे फिरे, दुनिया देखे, पता चले दुनिया इतनी बड़ी है और ये धरती इतनी बड़ी है। कई लोग समुद्र की पूरी उम्र देखते हैं, पता नहीं होता समुद्र कैसा होता है। तो अवेयरनेस ऐसे आती है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो एजुकेशन से आती है। ये आइडिया है, बेसिक आइडिया है, गोल है एजुकेशन की, आप में अवेयरनेस जगाए, पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या है, सच्चाई क्या है, असल क्या है और आइडिया में क्या है। अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज लीड्स टू वन बिकमिंग ए गुड सिटीजन। आपकी अवेयरनेस होती है कि क्या आपके अधिकार क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है, और इससे आपको पता चलता है कि आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हो सोसाइटी के, अगर आपको इनके बारे में अच्छी तरह पता है। तो आपको अपने अधिकार पता होंगे, आपके ड्यूटी भी पता होगी, तो आप दूसरे के अधिकारों का वायलेशन नहीं करोगे। अवेयरनेस इज ऑल्सो नीडेड अबाउट द सोशल इविल्स इन ऑर्डर टू इरेडिकेट इट। अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है कि जो सोसाइटी में जो त्रुटियां आई हैं, इविल्स आए हुए हैं, गलत बातें हैं, उनको हटा जा सकते हैं। लोगों के मन में एजुकेशन होगी तभी उन चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू।